हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने मार्च की सीरीज नहीं देखी है तो आप जो है आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है और मार्च की सारी वीडियोस जरूर से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इस लेक्चर का जो आपका पीडीएफ है ये एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग अपलोड कर दिया जाएगा आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है? What is the name of a AI-powered chatbot which was recently launched by the Haryana Chief Minister for enhanced citizen engagement? तो आपका इन मंथ ऑफ मार्च जो है AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? हरियाणा के सीएम ने। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हरियाणा के सीएम कौन है। और इन्होंने एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? सारथी। ठीक है, अब ये जो चैटबॉट है इसका काम क्या रहेगा? ये जो गवर्नमेंट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, this chatbot is exclusively based on information contained in the official document of the website. Fine. और इसे डेवलप किसने किया है? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the maximum percentage of eligible balance that can be withdrawn under the partial withdrawal facility introduced by the महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है इसमें रिसेंटली पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी। और कितना परसेंट आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो? 40% का। और इसमें भी कंडीशन क्या है कि आफ्टर 1 ईयर यू आर एलिजिबल फॉर दिस पार्शियल विड्रॉल। क्लियर है? बट बिफोर मेच्योरिटी, तो ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। अब बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग स्कीम की। तो इसको 2023 में लॉन्च किया गया था और ये वैलिड था आपका 31 मार्च 2025 तक। एलिजिबिलिटी क्या थी कि जो विमेन है, ये सिर्फ विमेन के लिए है, नाम से पता चल रहा है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, दिस इज ओनली फॉर विमेन। और एलिजिबल एज क्या है? 18 साल या उससे अबव जो है यहाँ पे एलिजिबल है इस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना था आपका? 7.5% पर एनम का। लॉक इन पीरियड इसका 2 साल का होता है और डिपॉजिट लिमिट जो है इसकी वो आपकी 1000 थी मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 लाख है। क्लियर है? Next is in March 2025, Bharat Petroleum Corporation Limited has inaugurated the floating solar power plant at its कोची रिफाइनरी। तो BPCL ने आपका सोलर पावर प्लांट जो है इनकी कोची रिफाइनरी में आपका इनॉग्रेट किया है। और इसकी कैपेसिटी क्या है ये पूछी गई है क्वेश्चन में। तो इट्स कैपेसिटी इज 3.2 मेगावाट। ठीक है, क्या कैपेसिटी है? 3.2 मेगावाट विद AC योर ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, कवरेज की बात करें तो टोटल आपको वाटर बॉडी है 19 एकड़ का। इसमें से 8 एकड़ में ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो आपका लगाया गया है। और इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 28.93 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से, लागत से इसको बनाया गया है। नाउ BPCL की बात करें तो इसके करंट CMD हैं जी कृष्ण कुमार। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, रिसेंटली चंडीगढ़ ने सेटअप किया है 4 मेगावाट कैपेसिटी का फ्लोटिंग सोलर प्लांट इनके सेक्टर 39 में। और इसकी लागत कितनी है? 24 करोड़ की ये लागत से आपका सेटअप किया गया है। एंड जो प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय दी चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी द्वारा। ठीक है, क्रीस द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड ये बताया गया है कि इसे फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, कैपेसिटी पूछी जा सकती है तो 4 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। एंड ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, मतलब जब ये कंप्लीट हो जाएगा इट विल बी द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट इज recently in March RBI has revised the ATM withdrawal charges from ₹21 per transaction to ₹dash per transaction। तो RBI ने जो है रिवाइज की है ATM विड्रॉल चार्जेस। ठीक है, अब ये है क्या? बेसिकली देखो, आपका एक बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका SBI बैंक है, मतलब आपका अकाउंट SBI बैंक में है और आपके घर के आसपास SBI का जो है ATM नहीं है, किसी और बैंक का ATM है। तो हम लोग इतने आलसी होते हैं, हम SBI वाला नहीं ढूंढेंगे, हम पास में जो हमें मिलेगा वो ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं आपके जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक के ATM में। ओके, तो हमारा अकाउंट SBI में है और हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक्सिस बैंक से। अब इस केस में क्या होता है, हाँ, SBI जो है वो हमारे ट्रांजेक्शन के लिए पे करता है एक्सिस बैंक को। ठीक है, तो ये होता है ATM विड्रॉल चार्जेस।
ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा निकाल रहे हैं, या अगर हम पिन चेंज कर रहे हैं, या फिर हम अपनी स्टेटमेंट्स निकाल रहे हैं, तो ये सब के लिए हमारा बैंक पे करता है दूसरे बैंक को। तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने आपके एटीएम विड्रॉल चार्जेस जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। पहले ये आपका 21 पर ट्रांजेक्शन होता था, ₹21 पर ट्रांजेक्शन। अब ये इंक्रीज होके कितना कर दिया गया है, ये आपका 23 रुपये कर दिया गया है, मतलब 2 रुपये बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अगर बात की जाए कि अभी करंट कितना चल रहा है आपके चार्जेस, तो दो टाइप के आपके चार्जेस होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं। एक तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जहाँ पे आप कैश विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है। दूसरा होता है आपका नॉन ट्रांजेक्शन या आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसमें आप जो है विड्रॉल नहीं करते वैसा, बस आप जैसे स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, आपका बैलेंस चेक कर रहे हो, तो ये आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आते हैं। ठीक है। तो कैश विड्रॉल के लिए 17 रुपीज़ चल रहा है, और आपका जो फर्दर दूसरा वाला आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इसके लिए 6 रुपये पर ट्रांजेक्शन चल रहा है। ठीक है। अभी जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो कैश विड्रॉल के आपका जो है 19 रुपये कर दिया, 19 रुपये फॉलो हो जाएगा, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 7 रुपये पर ट्रांजेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है। और कब से लागू होगा, 1 मई 2025 से ये फीस लागू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कितनी ट्रांजेक्शन फ्री दी गई हैं। तो अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया से बिलोंग करते हो तो इन दैट केस 3 फ्री ट्रांजेक्शन आपको दी गई हैं। इसके बाद आपका जो चार्जेस हैं वो कटने शुरू होंगे। ठीक है। और अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया से हैं तो यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन फ्री दी गई है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, रिसेंटली भीम 3.0 का ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। बेसिकली आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं श्री विवेक दीप, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। और इस ऐप में मतलब ये आपका अपडेटेड वर्जन है भीम का, और इसमें कुछ फीचर्स आपके लाए गए हैं, जैसे भीम ऐप जो है अब 15+ लैंग्वेजेस में आपकी जो है इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की गई है। साथ में ही अगर इंटरनेट स्लो है चल रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे बेटर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लो इंटरनेट ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। ठीक है। मतलब अगर नेट स्लो भी चलेगा फिर भी आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। साथ में ही यूपीआई इंटीग्रेशन हुआ है यहाँ पे। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे आपके ऐड हुए हैं। साथ में ही अगर यूजर्स को क्या फायदा हो रहा है, तो हमारे लिए कुछ खास नहीं है, बस ये स्प्लिट एक्सपेंसेस ऑफर कर रहे हैं, स्पेंस एनालिटिक्स कितना आप स्पेंड कर रहे हो, एक्शन नीडेड असिस्टेंट, ये सब चीजें हमारे लिए प्रोवाइड की है। बट जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए एक आपका ऑफर यहाँ पे है, भीम वेगा ऑफर। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 2 मर्चेंट हैं, वो यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये भीम वेगा जो है फीचर लाया गया है। ठीक है। ताकि इजीली पेमेंट की जा सके। ओके। नाउ अब मतलब यहाँ पे इनको आपका जो प्लेटफॉर्म है वो स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इजीली आपकी पेमेंट हो जाएगी थ्रू यूपीआई। ओके। नाउ भीम की बात करें, इसको कब लॉन्च किया गया था, 2016 में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सिंपल, फास्ट और सिक्योर रहे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Is My Trip has acquired what percentage of stake in a big charter private limited to expand into a aviation sector? तो recently Is My Trip ने aviation sector में एंट्री मारी है, और इसने Is My Trip ने 49% का जो स्टेक है वो आपका एक्वायर किया है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, how much worth of unclaimed deposit has been transferred by public sector banks to the Depositor Education and Awareness Fund, that is DEF fund, between 2019-20 till 2024-2025? तो रिसेंटली न्यूज़ में आया था, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने लोकसभा में ये बताया था कि अनक्लेम डिपॉजिट आपका 2019-20 से 24-25 तक कितना ट्रांसफर किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा। इट इज ओवर 45,000 करोड़। ठीक है। इतना अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो आपका ट्रांसफर किया गया है इस डेफ फंड में। अब हम बात तो कर रहे हैं इतना अमाउंट ट्रांसफर किया गया है, अब अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है। ठीक है। ऐसा डिपॉजिट जिसको किसी ने क्लेम नहीं किया। ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज है ना। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है। बेसिकली आपका जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, आपने 10 साल तक उसमें कोई एक्टिविटी नहीं की। ठीक है। वो और आप उसको मतलब एक तरह से समझो कि आपका कोई सेविंग अकाउंट था, आपने उसमें कुछ अमाउंट रखा था और आप भूल गए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी बार होता है कि हम कॉलेजेस में होते हैं, उस टाइम पे अकाउंट खुलवाते हैं, बाद में जब जॉब में चले जाते हैं तो दूसरा अकाउंट खुलता है, सैलरी अकाउंट हमारा खुल जाता है, तो हम वो पुराना वाला अकाउंट भूल जाते हैं और उसमें कुछ अमाउंट भी भूल जाते हैं जो भी रखा होता है। ठीक है। ज़्यादा तो रखते नहीं हम लोग, बट फिर भी भूल जाते हैं, राइट।
और हम उसे, जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल हो गए आपने उसे क्लेम नहीं किया, तो वो आपका अनक्लेम डिपॉजिट में आ जाएगा और आपका बैंक जो है 10 साल बाद उसको आपका इस फंड में ट्रांसफर कर देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है। सेम चीज़ आपकी टर्म डिपॉजिट के लिए है। 10 साल तक अगर उसे क्लेम नहीं किया गया, ठीक है, 10 ईयर्स विद इन 10 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी, तो इसको आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस फंड में, विच इज डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर कोई सेविंग अकाउंट है, लेट्स टेक द सेविंग अकाउंट, कि सेविंग अकाउंट है, उसे उसमें 2 साल कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो उस अकाउंट को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो डेटा दिया गया है ओवर 45,000 करोड़ का, ये दिया गया है टिल 31 दिसंबर 2024। ठीक है, अब तो ये और बढ़ गया होगा। अब आप इसे जो है ये क्लेम कैसे कर सकते हो, जो भी आपका फंड इसमें चले गया, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जो आपका अमाउंट चला गया, आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हो? तो इस चीज़ के लिए उद्गम पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था 2023 में, कि इस पोर्टल के थ्रू आप अपना डिपॉजिट जो है वो क्लेम कर सकते हो। ठीक है, करेंटली इस उद्गम पोर्टल में आपके 30 बैंक्स जो हैं वो अभी हैं, ठीक है, जो विच आर कवरिंग 90% ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट। ओके, अब उद्गम का आपका जो है फुल फॉर्म याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है, अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। ठीक है, now next question है, the SEBI has extended the ban on future trading of 7 commodities till March 2026. Which of the following commodities is not included in these 7? तो रिसेंटली 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज आपकी हैं जिसपे बैन लगा दिया गया है फ्यूचर ट्रेडिंग। बेसिकली ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 आपकी क्रॉप ले ली हमने, ठीक है, 7 क्रॉप्स हैं जिनका आपका जो रेट है आज डिसाइड कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ पर केजी का मैंने यहाँ पे सोयाबीन की बात कर ली, ठीक है, सोयाबीन है 50 रुपीज़ पर केजी का, इसका मैंने रेट डिसाइड कर लिया। अब मैं इस चीज़ को अभी नहीं इसमें जो है मैं ट्रेड करूँगी, बट इन फ्यूचर मैं इसे ट्रेड करूँगी। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि इस चीज़ पे बैन लगा दिया गया है, या फिर आप कह सकते हो 7 कमोडिटीज ऐसी हैं जिन्हें मार्च 2026 तक इन पे फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है, अब 7 में से आपका जो जीरा है ये इंक्लूडेड नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देख लेते हैं। आपकी वीट, मूंग, पैडी, देन चना, क्रूड पाम ऑयल, मस्टर्ड सीड्स एंड डेरिवेटिव्स, सोयाबीन एंड डेरिवेटिव्स। तो ये 7 कमोडिटीज हैं जिस पे अभी जो है रोक लगाई गई है आपकी 7 कमोडिटीज पे फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM Modi inaugurated the India's first vertical lift sea bridge, the Pamban rail bridge in which state? तो जो पंबन रेल ब्रिज है ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में आपका लोकेटेड है और ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जिसको PM मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, और ये आपका रामानंतपुरम रामेश्वर आइलैंड जो है वहां पे लोकेटेड है। ठीक है, एग्जैक्ट जगह ये है। फाइन, नाउ इट कनेक्ट्स रामेश्वर टू द मेनलैंड, और यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका पूरा मतलब जो अभी प्रोसेस चल रहा है, इनॉग्रेट कर दिया गया है, प्रोसेस भी चल रहा है आगे इसका, और ये कंप्लीशन इसका हो जाएगा सितंबर 2025 तक, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, नाउ एज पर द PIB इसकी जो लेंथ है वो आपकी है 2.08 किलोमीटर्स, और आपका जो इसमें कॉस्ट लगा है वो है 550 करोड़ का। एंटिसिपेटेड कॉस्ट जो थी यहाँ पे वो 550 करोड़ की थी, और ईयर ऑफ सैंक्शन कब सैंक्शन किया गया था इसका? 2019 में इसे सैंक्शन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Supreme Court of India has set up a national task force to address students' mental health concern. Who is the chairman of this task force? तो आप सभी को पता है रिसेंटली कितने केसेस हो गए हैं कि बच्चे मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती, जिसके चलते बहुत सारे सुसाइड केसेस सामने आए हैं, और सबसे ज़्यादा सुसाइड केस आपके जो है आते हैं महाराष्ट्र से। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो हाईएस्ट सुसाइड केसेस कि कौन सी स्टेट है जहां से ये केसेस हमें मिलते हैं, तो आपका महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसी चीज के लिए कि इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है। उनका काम क्या रहेगा कि क्या इशू है जिसकी वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो रही है। ठीक है, इस चीज के लिए जो ये टास्क फोर्स है वो इंस्पेक्शन करेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और आपके एडिशनल सजेशंस यहाँ पे जो है एडिशनल मेजर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी इंप्रूव करने के लिए मेंटल हेल्थ को।
ठीक है, कि कैसे हम मेंटल हेल्थ को मतलब बच्चों की इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं उनकी मेंटल हेल्थ को आपका इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब इस टास्क फोर्स के आपके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। ठीक है, इनको जो है अपॉइंट किया गया है चेयरमैन इस टास्क फोर्स का। अब इसमें अदर मेंबर्स जो आपके रहेंगे, सेक्रेटरीज फ्रॉम हायर एजुकेशन, सोशल जस्टिस, लीगल अफेयर्स, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज, इसमें आपके मेंबर इनके रहेंगे। ठीक है, अब जो ये आपकी टास्क फोर्स है, इन्हें इंटरिम रिपोर्ट देनी होगी 4 मंथ्स में, और फाइनल रिपोर्ट इनको सबमिट करनी होगी 8 महीनों में। ओके, नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक तो अभी हमने डिस्कस किया हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट सुसाइड केसेस कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र से। वहीं पे मेंटल हेल्थ की बात हो रही है तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है? 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब होता है? ये आपका 10 सितंबर को होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEBI has extended the advance fee collection limits for research analysts and इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स टू व्हाट ड्यूरेशन? तो रिसेंटली सेबी ने क्या किया है, जो एडवांस फी कलेक्शन होता है, कलेक्शन लिमिट जो होती है रिसर्च एनालिस्ट की और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की, ये बढ़ा दी है। ठीक है, अभी कितनी कर दी है? 1 ईयर इसे कर दिया गया है। अर्लियर इट वॉज योर फॉर द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इट वॉज 6 मंथ एंड रिसर्च एनालिटिक्स के लिए इट वॉज 3 मंथ्स। ठीक है, और एक और चीज, अभी रिसेंटली जो पेटीएम मनी है इसको सेबी ने अप्रूवल दिया है। ठीक है, किस चीज का अप्रूवल? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्होंने प्रोवाइड किया है पेटीएम मनी को एज अ टू वर्क एज अ रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरल बैंक हैज एक्वायर्ड एन एडिशनल -% स्टेक इन एगास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। तो फेडरल बैंक ने कितना परसेंट यहाँ पे स्टेक जो है एक्वायर किए हैं एगास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में? इट इज 4%। ठीक है, एडिशनल यहाँ पे, अभी पहले इनका 26% का यहाँ पे स्टेक था, अब 30% का हो गया है विद अमाउंट ऑफ 105 करोड़। ठीक है, फेडरल बैंक की बात करें, इसके करंट एमडी एंड सीईओ है केवीएस मनियन, स्टैब्लिश इसे किया गया था 1931 में, हेडक्वार्टर लोकेटेड है अलोवा केरला में। Next is, what was the total number of medals won by the Indian freestyle wrestling team at the 2025 Senior Asian Wrestling Championship जो आपकी अमान जॉर्डन में हुई थी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियन टीम ने 10 मेडल यहाँ पे जीते थे, जिसमें से आपका 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, ये कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 21st एडिशन विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जिसका हेडक्वार्टर आपका सिंगापुर में लोकेटेड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ओके, इट इज लोकेटेड इन दी स्विट्जरलैंड। नाउ बात करते हैं टॉप विनर्स की। सबसे पहले नाम आता है ईरान का, जिसने 17 मेडल जीते थे, जिसमें से 9 आपके गोल्ड थे, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। फॉलोड बाय जापान, नॉर्थ कोरिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना एंड 8 नंबर पे था आपका इंडिया विद 1 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आपके रेसलिंग कंटीजेंट की। तो टोटल 30 मेंबर यहाँ पे जो है इंडिया की तरफ से गए थे। 10 विमेन्स, 10 मेन इन फ्री स्टाइल एंड 10 मेन इन ग्रेको रोमन। ठीक है, और यहाँ पे टॉप रेसलर आपके थे अंतिम पंगाल, ऋतिका एंड मानसी लेतार। अगर हम मेडल्स की बात करें तो गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था मनीषा भनवाला ने अंडर दी 62 kg विमेन। सिल्वर मेडल जीता था यहाँ पे ऋतिका हुडा विमेन्स 76 kg। उदित मेंस फ्री स्टाइल 61 kg। दीपक पूनिया मेंस फ्री स्टाइल 92 kg। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो अंतिम फांगल जो 53 kg विमेन्स में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देन मानसी लाथार 68 kg में, मुस्कान 59 kg, दिनेश मेंस फ्री स्टाइल 125 kg, दिनेश कुमार देन मेंस ग्रेको रोमन 87 kg and Nitish men's Greco Roman 97 kg. Okay. Next question is, the Gurvinder Singh set a new national record in the men's 100 meter at the Indian Grand Prix one held at the Sai South Center in Bangalore, Karnataka. His new record is dash. तो गुरविंदर सिंह जो है इन्होंने मेंस 100 मीटर कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाया है 10.20 सेकेंड का। ठीक है, ये आपका नेशनल रिकॉर्ड है। इससे पहले इनका रिकॉर्ड था 10.23 सेकेंड का। ठीक है, नाउ इन्होंने जो है इस इवेंट में रिलायंस फाउंडेशन हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो इन्होंने बनाया था 2023 में। ओके, इसके अलावा इस इवेंट के अदर विनर्स हैं, जैसे गोल्ड जीता था गुरविंदर सिंह ने 10.20 सेकेंड्स में, सिल्वर जीता था मणिकांता
हॉबलीदर 10.22 सेकेंड इनका था, एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता था अमलान बोरगोहेन, जिनका 10.43 सेकेंड का आपका स्कोर था। ओके, नाउ विद दिस रिकॉर्ड जो गुरविंदर सिंह ने क्वालिफाई किया है फॉर द 26 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो आपका मंथ ऑफ मई होगा, कहाँ पे, साउथ कोरिया में। ठीक है, और इस इवेंट के लिए मतलब जो स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया था वो गया था 10.25 सेकेंड का जो है स्टैंडर्ड क्रॉस करना है या टाइमिंग क्रॉस करनी है फॉर क्वालिफाइंग दिस इवेंट 26th एडिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु सिक्योर्ड द JSW इंडियन ओपन विमेन सिंगल टाइटल एट द बॉम्बे जिमखाना इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने इस टाइटल को जीता है? तो आंसर हियर इज अनाहत सिंह। ठीक है, और इन्होंने हांगकांग की प्लेयर हेलेन तांग को डिफीट किया था। फाइन, इसी के साथ ये इनका 6th कंसेक्यूटिव टाइटल है एंड 11th प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टाइटल इनका ये है। ओके, next question is, Telangana State Power Generation Corporation Limited signed a MOU with which state government for the development of 2 hydro projects? तो रिसेंटली तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, तेलंगाना ने आपका अग्रीमेंट साइन किया है हिमाचल के साथ, ताकि हिमाचल में 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जा सके। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका कौन कौन से ये आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स रहेंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, पहला आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट है 400 मेगावाट का, और दूसरा है आपका मेयार 120 मेगावाट का। तो 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आपके रहेंगे। एंड तेलंगाना इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए क्यों डील कर रहा है या MOU क्यों साइन किया है? क्योंकि तेलंगाना को अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है एट एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 6,200 करोड़ इन दी लॉल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपके कौन से रिवर पे बनाए जाएंगे? चेनाब रिवर पे विद द कॉस्ट ऑफ 26 करोड़। एंड आफ्टर कंप्लीशन हिमाचल प्रदेश जो है इसमें से कुछ परसेंट आपकी जो पावर है वो ले सकता है। जैसे फर्स्ट 12 ईयर्स में 12% रहेगा, 18 साल में 18%, और फाइनल 10 ईयर्स में 30% जो है हिमाचल आपका यहाँ से पावर ले सकता है। साथ में ही आफ्टर 40 ईयर्स इसका मतलब जब इस प्लांट को 40 ईयर्स हो जाएंगे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को, तो आफ्टर दैट ये हिमाचल प्रदेश को दे दिए जाएंगे। ठीक है, फुली मतलब इस जो काम होगा, जो इस पे वर्क जो भी चीज़ होगा वो इसे कौन हैंडल करेगा? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट इसे हैंडल करेगी। ठीक है, नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की। तो इसके करंट CMD है संदीप कुमार सुल्तानिया, हेडक्वार्टर लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में, और इसे 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम अंत्योदय गृह योजना फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने अंत्योदय गृह योजना को लॉन्च किया है फॉर कंस्ट्रक्शन और प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का हाउसेस? तो इट इज योर ओडिशा गवर्नमेंट। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? ओडिशा गवर्नमेंट के जो CM है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, और इस स्कीम के लिए आपका 7,550 करोड़ का स्पेंडिंग रखी गई है ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। एंड इस स्कीम के थ्रू ओवर 5 लाख हाउसेस जो हैं दे विल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द पीपल्स। ठीक है, नाउ जो भी एलिजिबल पीपल होंगे उनको ये घर दिए जाएंगे। अब स्कीम जो है ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹1.220 लाख टू ईच बेनिफिशरीज फॉर कंस्ट्रक्टिंग दी पक्का और अ परमानेंट हाउस। ओके, नाउ इसके साथ एक और चीज़ नोट करनी है कि जो उड़ीसा के CM हैं इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था और इनॉग्रेट किया था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को विद अ वर्थ ऑफ 617.51 करोड़, जिसमें आपका जुलुको इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है वो भी आपका शामिल है विद अ वर्थ ऑफ 68.35 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च दी भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन अंडर दी जल संरक्षण अभियान 2025 टू कंजर्व वाटर सोर्सेस? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन? तो ऐसे याद रखो, भागीरथ नदी जो आपकी गंगा नदी होती है ना, गंगा नदी आके मिलती है अलकनंदा और भागीरथी से। भागीरथी कहाँ बहती है? उत्तराखंड में। तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दैट इज उत्तराखंड के जो CM थे उनके द्वारा भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था अंडर दी वर्कशॉप जल संरक्षण अभियान 2025। ठीक है, ताकि हमारे जो वाटर रिसोर्सेस है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस, उनको बचाया जा सके। ठीक है, इसकी थीम थी धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज इन 2023 जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है इन्होंने एक स्टैब्लिश किया था
आपकी अथॉरिटी स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी, किस चीज़ के लिए? ताकि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको बचाया जा सके, जैसे नौलास और धारास, इनको बचाया जा सके, ठीक है। और अभी तक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 6500 से ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज को बचाया है एंड दे हार्वेस्टेड 3.12 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ रेन वाटर इन 2024-2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट साइन अ एमओयू विद नेस्कॉम टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट एंड आईटी इकोसिस्टम। तो इनमें से कौन सी आपकी स्टेट है जिसने एमओयू साइन किया है नेस्कॉम के साथ, ताकि जो स्किल डेवलपमेंट है उसको बूस्ट किया जाए एंड आईटी सिस्टम को बूस्ट किया जाए आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो आपकी गवर्नमेंट है इन्होंने एमओयू साइन किया है नेस्कॉम के साथ फॉर दिस पर्पस, ओके। एमओयू का एम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें and drive technical advancement, okay, in the institutions like IIT Raipur, National Institute of Technology Raipur and AIIMS Raipur, ठीक है। नाउ नास्कॉम की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है सिंधु गंगाधरन, प्रेसिडेंट राजेश नाम्बियर हैं और हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इसे 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन अ बायलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, दैट इज HADR एक्सरसाइज नेम्ड टाइगर ट्रिम 25। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो इस एक्सरसाइज में आपकी इन्वॉल्व है? तो इनका नाम है इंडिया और USA, ठीक है। इंडिया और USA की आपकी एक्सरसाइज है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, 13 तक ये चलेगी और विशाखापट्टनम में ये आपकी हो रही है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इंडिया की तरफ से INS जलाश्वा, INS घड़ियाल, INS मुंबई एंड शक्ति इसमें शामिल हुए अलॉन्ग विद द लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I एंड इंडियन आर्मी की तरफ से 91 इन्फेंट्री ब्रिगेड और C-130 एयरक्राफ्ट एंड Mi-17 हेलीकॉप्टर्स आपके शामिल हुए इंडियन एयरफोर्स से। वहीं पे बात करें USA की तो US नेवी शिप्स यहाँ पे आपके इस एक्सरसाइज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है अंडर द रिवाइज नोटिफिकेशन issued by the Ministry of Rural Development for the financial year 2025-2026, what is the updated daily wage for workers under मनरेगा। तो मनरेगा के जो वेजेस हैं उनमें अभी चेंजेस किया गया है। अभी जो 349 पर डे का यहाँ पे वेजेस थे उसे इंक्रीज करके 370 का कर दिया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 370 ये वेजेस कर दिए गए हैं पर पर्सन, ओके। अब रेट जो है ये आपके इफेक्ट में आएंगे 1 अप्रैल 2025 से। साथ में ही नोट करना है हरियाणा में सबसे ज्यादा इंक्रीज मतलब वेजेस में जो है देखा गया है 26 रुपए का। पहले ये 374 पर डे ये वेजेस प्रोवाइड करते थे अंडर मनरेगा एंड अभी इसे इंक्रीज करके 400 रुपीज कर दिया गया है, फाइन। अब मनरेगा की बात करें इसे 2005 में आपका लॉन्च किया गया था एंड इसके तहत 100 डेज का मिनिमम जो काम है वो दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में टू दी रूरल हाउस होल्ड, ओके। एंड यहीं पे बात करें अगर असिस्टेंट की तो 90% इसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो उठाती है गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% स्टेट उठाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज वेरी एनर्जीज लिमिटेड लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो अभी वारी एनर्जीज लिमिटेड जो है इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च किया है आपका गुजरात में। गुजरात के चिकली जगह है जहां पे इसे लॉन्च किया गया है और इसकी कैपेसिटी कितनी है 5.4 गीगावाट इसकी कैपेसिटी है और इन्वेस्टमेंट कितनी लागत से इसको जो है आपका बनाया गया है 2500 करोड़ की लागत से ये बना है, ठीक है। अब जो ये फैसिलिटी है ये आपका प्रोड्यूस कर सकती है 20 सोलर सेल्स पर सेकेंड विद अ 25% एफिशिएंसी, ओके। वारी एनर्जीज की बात करें करंट CEO इसके हैं अमित पैथानकर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है भूपेंद्र पटेल जो CM है गुजरात के, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट क्लोरोटोलुइन प्लांट, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एट दहेज गुजरात ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड। व्हाट इज द एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दिस प्लांट। तो रिसेंटली आपका एक लार्जेस्ट क्लोरोटोलुइन प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड और इसका एनुअल प्रोडक्शन आपका है 30,000 टन का, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इसका आपका कैपेसिटी कितना रहेगा 30,000 टन ये एनुअली प्रोड्यूस करेगा,
ठीक है, एनुअली ये इसका प्रोडक्शन करेगा। अब इस प्लांट को सेटअप करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई गई है? 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये आपकी लगी है। एंड जो ये प्लांट है ये मैन्युफैक्चर करेगा क्रिटिकल केमिकल्स जैसे बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, इस टाइप के ये आपका प्रोडक्शन करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा केमिकल्स को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली अनाउंस द थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो पीएम मोदी जी ने इन मंथ ऑफ मार्च जो है थीम आपकी रिलीज की थी, अनाउंस की थी इंटरनेशनल योगा डे की। सो क्वेश्चन हियर इज व्हेन इज द योगा डे इज सेलिब्रेटेड। तो योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ये हर साल 21 जून को आपका ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि योगा डे के दिन हमें 10 यूनिक इवेंट यहाँ पे कराने हैं। ठीक है, क्या आपके इवेंट हैं? एक है योगा समागमा, एक सिंक्रोनाइज योगा डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे होगा जिसमें मतलब 1 लाख लोकेशन में ही होगा, जिसका मेन एम है कि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। ठीक है, दूसरा है योगा बंधन। यहाँ पे ग्लोबल पार्टनर्स जो हैं विद 10 कंट्रीज ये होस्ट करेंगे योगा सेशन ऑन आइकॉनिक लैंडमार्क्स। देन योगा पार्क्स डेवलप किए जाएंगे, 1000 योगा पार्क्स फॉर लॉन्ग टर्म कम्युनिटी एंगेजमेंट। देन योगा समावेश, स्पेशल योगा प्रोग्राम फॉर दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रंस एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। नेक्स्ट है योगा प्रभावा और decadal impact assessment of yoga's role in public health. Then yoga connect virtual yoga global yoga summit यहाँ पे आपकी जो है कराई जाएगी। Then हरियत योगा अनप्लग्ड, योगा महाकुंभ एंड सम योगम। तो ये 10 यूनिक सिग्नेचर इवेंट्स यहाँ पे कराए जाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 के लिए। ये तैयारी अभी की जा रही है। Next question is, as per the India's quarterly external debt report, India's external debt increased to dash by the end of December 2024. तो इनमें से कौन सा अमाउंट है जो आपका इंडिया का एक्सटर्नल डेप्थ है till the 31st December 2024. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हमारा जो इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट है इट रीच टू दी 717.9 बिलियन। वहीं पे अगर हम बात करें आपका कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू दिसंबर 23, तो 10.7% का इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और आपका इंक्रीज होता क्यों है? हमारा कर्जा आपका जो है बढ़ता क्यों है? क्योंकि जो आपका डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, इस वजह से हमारा जो कर्ज है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, ये एक मतलब फैक्टर है इस चीज का। नाउ एक्सटर्नल डेब्ट जो आपका था सितंबर 2024 में ये था 712.7 बिलियन और दिसंबर तक आते आते ये आपका 717.9 बिलियन हो गया था। वहीं पे लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करें तो एज ऑफ दिसंबर 2024 इट वाज योर 578.3 बिलियन यूएस डॉलर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइन एन एमओयू विद नाबार्ड टू स्ट्रेंथन रूरल डेवलपमेंट इन असम। तो इनमें से कौन से बैंक ने एमओयू साइन किया है नाबार्ड के साथ ताकि जो रूरल डेवलपमेंट है उसको और एनहांस किया जा सके इन अ स्टेट लाइक असम। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड ने डिसाइड किया है, इन्होंने एक टारगेट लिया है कि ये फाइनेंस करेंगे 500 करोड़ रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। Now next our question है, the IndusInd Bank has transferred corporate loans worth over rupees 10,000 crore to which among the following bank through interbank participation certificate। तो इनमें से कौन से बैंक को या बैंक्स को कॉर्पोरेट लोन दिया गया है IndusInd बैंक द्वारा which is over rupees 10,000 करोड़। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। मतलब कि आपका आईसीसी बैंक और फेडरल बैंक दोनों ही बैंकों को आपका यहाँ पे ये कॉर्पोरेट लोन दिया गया है, ट्रांसफर किया गया है इंडसइंड बैंक द्वारा। क्लियर है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप मेल कर सकते हो हमें या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।